हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको राजस्थान के नोट्स पढ़ाने वाली हूँ जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सितंबर में राजस्थान की जो 4th लेवल के एग्जाम है वो होने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन से हमारा कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन हम कितने पढ़ेंगे, इतने स्मार्ट हम नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया और वो हमें याद रहे। लेकिन अगर हम नोट्स के तरीके से पढ़ेंगे तो हमें लंबे टाइम तक याद रहेंगे और हमारे एग्जाम तक वो जरूर काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू राम क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा राजस्थान का त्योहार। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी राजस्थान वासी हैं। हम कभी ये नहीं बोलते कि मार्च में ये त्योहार आएगा, अप्रैल में ये त्योहार आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो त्योहार होते हैं उनको हम कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाते, उनकी तिथि के अकॉर्डिंग मनाते कि कौन से माह पर कौन सी तिथि लगने वाली है, कौन सा मतलब कि पक्ष होने वाला है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कब पूर्णिमा आती है, कब अमावस्या आती है। आपने देखा होगा ना, जो हमारी दादी नानी है वो कभी कैलेंडर देखकर नहीं बताती, वो सिर्फ देखकर बता देती, चांद को देखकर बता देती है कि कौन सा टाइम चलने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले आप जानिए कैलेंडर कि कैलेंडर होते क्या है। तो कैलेंडर टोटल 4 प्रकार के होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैलेंडर। जैसे कि जैसे हर धर्म होता है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सबका अलग अलग कैलेंडर होता है। यानी सबके त्योहार उनके अकॉर्डिंग होते हैं। हिंदुओं के अलग चलते हैं, जो मतलब कि ना पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अलग चलता है, मुस्लिम का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो टोटल 4 प्रकार के कैलेंडर होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग सारे त्योहार मनाए जाते हैं। देखो, पहले आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, क्लियर हो गया। सेकंड आता है हिजरी संवत, थर्ड आता है विक्रम संवत और फोर्थ आता है शक संवत। क्लियर हो गया ना, 4 प्रकार के कैलेंडर होते हैं। ग्रेगोरियन हो जाएगा, हिजरी संवत हो जाएगा, विक्रम संवत हो जाएगा और शक संवत हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम हमारे त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर। समझ में आया? यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चलने वाला जो कैलेंडर होता है ना, वो होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्लियर। सेकेंड आता है हिजरी संवत। अब हिजरी संवत में क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक होता है मुस्लिम कैलेंडर। आपने देखा होगा जो मुसलमान लोग होते हैं उनके त्योहार अलग होते हैं, तो वो अपने त्योहारों को अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाते हैं। समझ, यानी उनके महीनों के नाम अलग हो जाएंगे, उनके त्योहार सब कुछ अलग ही होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हिंदू कैलेंडर। अब जो विक्रम संवत आता है ये होता है हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर का मतलब क्या होता है, यानी चैत्र माह, फागुन, चैत्र, वैसे ही बोलते हैं हम। यानी जो हमारे जो महीनों के नाम होते हैं ना वो भी बिल्कुल अलग ही होंगे। यानी जो हिंदू लोग होते हैं उनका कैलेंडर होता है विक्रम संवत और शक संवत, यानी ये दोनों सेम सेम ही होते हैं। और जो शक संवत होता है ये होता है राष्ट्रीय कैलेंडर, यानी पूरा जो हमारा भारत राष्ट्र है ये पूरे राष्ट्र में चलने वाला कैलेंडर होता है। समझ में आई बात कि हमारे त्योहारों को किसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। अब देखो, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसके महीनों की शुरुआत होती है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। यानी उनके जो महीने होते हैं, उनकी जो न्यू ईयर होती है वो जनवरी से, मतलब कि महीने के अकॉर्डिंग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी उनके महीनों के तरीके अलग होते हैं। समझ में आई बात। अब आता है मुस्लिम कैलेंडर। अब उनका त्योहार का क्या कहते हैं, उनका ना मुहर्रम से तो नया साल स्टार्ट हो जाएगा और जिलहिज के ऊपर उनके देखो महीने सबके 12 ही होते हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। महीने सबके इतने ही रहेंगे, लेकिन क्या तरीका सबका अलग अलग होता है। नहीं देखो, बात तो सबके को त्योहार सब मनाएंगे, त्योहार सेलिब्रेट सब करेंगे, लेकिन तरीका सबका अलग अलग हो जाएगा और हमें उसी तरीके के अकॉर्डिंग इसे पढ़ना होगा। नेक्स्ट आता है हिंदू कैलेंडर। अब हिंदू कैलेंडर मैंने बताया ना कि जो हमारा जो नया साल आएगा वो कब आएगा राजस्थान वासियों का, वो चैत्र माह से आएगा। समझ में ही बात, यानी चैत्र से स्टार्ट होगा और फागुन पे लास्ट होता है। यानी हमारा जो लास्ट महीना होगा वो फागुन का होगा, स्टार्टिंग महीना क्या होगा, चैत्र का होगा। समझ गए। नेक्स्ट आता है जो राष्ट्रीय कैलेंडर होता है उसका भी सेम टू सेम ही होता है, यानी चैत्र से स्टार्ट होता है और फागुन पे खत्म हो जाता है। यानी इस तरीके से इसे बांटा गया है। नेक्स्ट क्लियर हो गया। अब आप इनकी डेट जान सकते हैं, इनको मतलब कि कब से लागू किया गया है। अब आप समझ चुके होंगे, आपका इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा कि कैलेंडर यानी मुसलमान त्योहार कैसे बनाते हैं, पंजाबी कैसे, यानी सबका तरीका यही होता है। वो सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग अपने त्योहार को बना, चाहे बैसाखी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे मोहर्रम हो, चाहे ईद हो, सारे फेस्टिवल आते हैं उनको इसी के तरीके से सेट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट
देखो फ्रेंड्स, अब एक और नया वर्ड आता है ईसवी और ईसा पूर्व। अब ईसी और ईसा पूर्व में क्या होता है, इसको बांटा गया है ईसा मसीह से। ईसा मसीह के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, यानी जो समय होता है उसको ऐसे बांटा गया है, जो टाइम जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का था उसको अलग रख दिया गया है, लेकिन जो उसके बाद का टाइम था उसको अलग रख दिया गया। यानी देखो उनके जो पहले का टाइम था वो आ जाएगा एडी और बीसी के अंदर इनको बांटा गया है। समझ में आई बात है? जैसे कि ना देखो ये आपको जो बीच का जो दिख रहा है ना, ये ईसा मसीह का जन्म का टाइम दिया गया है। समझ में आई? यानी जो प्लस पॉइंट आ गई है ये तो आ गया ईस्वी के अंदर, यानी +1 +2 +3 +4, मतलब कि कितने हो गए 2025 अब तक चले आ रहा है। लेकिन जो घटनाएं ईसा मसीह के जन्म से पहले हो चुकी थी उनको क्या बोल दिया गया, ईसा मसीह के मतलब कि पूर्व की घटना के तौर पर इसे बांट दिया गया। यानी जो हमारा कैलेंडर है उसको इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। यानी विक्रम संवत को कब से अपनाया गया था, ये बहुत ही पुराना कैलेंडर है जो कि ईसा मसीह के जन्म से पहले से इसको अपनाया गया था, लेकिन जो शक संवत है इसको ईसा मसीह के जन्म के बाद अपनाया गया था। इसमें अब कोई डाउट नहीं बचेगा ना कि कौन सा क्या हो जाए, कैसे हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ईसा मसीह का जन्म का ये क्या रोल चल रहा है। जो देखो टाइम को बांटा किसके अकॉर्डिंग गया है, तो इस देखो टाइम को बांटने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है ईसा मसीह के जन्म के आधार के ऊपर। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट, हिंदू जो लोग होते हैं उनके महीनों के नाम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो लोग ये नहीं बोलते जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उनके महीनों का टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। देखो आप जानेंगे, देखो पहला महीना होता है चैत्र का महीना, जो कब आता है, मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। कोई डाउट नहीं बच्चा, देखो बीच का टाइम आता है। अब देखो सेकंड महीना आता है मंथ, मतलब कि बैसाख का, जैसे फरवरी आती है ना उसी टाइम से हमारा होता है बैसाख, जो कब आता है, अप्रैल और मई के बीच में आएगा। क्लियर हो गया? थर्ड आता है ज्येष्ठ महीना, जो कि मई और जून के बीच में आता है। 4 आता है आषाढ़ महीना, जो कि मई और जुलाई के बीच में आता है। 5 नंबर पे आता है श्रवण महीना, जो कि जुलाई अगस्त में आता है। यानी बोलते हैं ना, जैसे राजस्थान जैसे हिंदू लोग होते हैं उनके जो जो त्योहार होते हैं उनकी स्टार्टिंग कब से मानी जाती है, सावन माह से बोलते हैं। यानी एक कहावत भी फेमस की गई है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी जो तीज त्योहार जो है ना, जो फेस्टिवल आते हैं ना उनकी स्टार्टिंग कब होती है, वो सावन माह से होती है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर पे आता है भाद्रपद, जो कि अगस्त सितंबर के बीच में आता है। 7 नंबर पे आ जाएगा आश्विन, जो कि सितंबर अक्टूबर के बीच में आता है। 8 नंबर पे आएगा कार्तिक महीना, जो कि अक्टूबर नवंबर के बीच में आता है। 9 नंबर पे आएगा मार्गशीर्ष महीना, जो कि नवंबर दिसंबर के बीच में आता है। 10 नंबर पे आएगा पौष का महीना, जो कि दिसंबर और जनवरी, यानी बहुत कड़ाके की ठंड वाला महीना आता है। फिर आता है माघ का महीना, जो कि जनवरी और फरवरी के बीच में आता है। फिर लास्ट आता है फागुन का महीना, जो कि फरवरी और मार्च के बीच में आता है। समझ में आई? यानी जो हिंदू लोग होते हैं उनके महीनों का नाम ये होता है, न कि इनके। ये तो सिर्फ मैंने आपको याद करने बताया कि किस किस के बीच में कौन कौन सा आपको देखिए कि याद रहे। बोल दे कि आश्विन कब आता है, तो आपको एक आइडिया लग सके कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में क्या आता है, आश्विन आता है, ताकि आपको एग्जाम टाइम पर याद रहे। अब देखो हमारे क्या होता है, हिंदू को मतलब कि दीपावली किस तिथि को आती है, होली किस तिथि को, कौन सा पक्ष आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आगे आगे मैं आपके सभी डाउट को दूर कर दूंगी। देखो नेक्स्ट आता है, मैं आपको बताया ना कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, बोलते हैं ना 7 वार 9 त्योहार, वो इसी के लिए बोला गया है कि जो तीज त्योहार होते हैं ना, जो तीज का महीना आता है इससे मतलब कि हमारी स्टार्टिंग होती है, जो गणगौर होता है वो लास्ट होता है। इस पे क्या होता है, ये अंतिम त्योहार होता है साल का। समझ में आई बात? अब इसमें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए कि तीज त्योहार से स्टार्टिंग होती है और गणगौर से लास्ट होती है। बोलते हैं ना जो गणगौर माता को कुएं में डालते हैं, तो उसी बोलते हैं कि ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार में तो क्या होता है, बावड़ियां खिल जाती, चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है, लेकिन जो गणगौर आती है उसको मतलब कुएं, मतलब किससे को 16 दिन तक उसकी पूजा करते हैं और लास्ट में उसे कुएं में डाल देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसको बताया गया है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है पक्ष। देखो चांद कब घटता है, कब बढ़ता है, किसके अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। तो देखो कृष्ण, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। 2 पक्ष होते हैं महीने, यानी 15-15 दिन के 2 पक्ष माने गए हैं। यानी जो महीने का जो प्रारंभिक टाइम होता है उसको बोलते हैं मतलब कृष्ण पक्ष, और जो अंतिम टाइम 15 दिन का होता है, आपको पता है ना कि 30 दिन का होता है, तो 15 दिन इसके हो जाएंगे और 15 इसके हो जाएंगे। 31 वाले का कोई रोल नहीं है। समझ में ही बात, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कृष्ण पक्ष हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया। अब आती है अमावस्या और पूर्णिमा कब आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल दे, देखो जब कृष्ण पक्ष आता है, जब चांद बढ़ता है ना, तब तो आती है अमावस्या। जब चांद घटेगा तब आती है पूर्णिमा। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं बचा।
अब आता है महीनों के नाम। अब देखो पहला महीना आता है श्रावण का महीना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गण को, तो सबसे पहला फेस्टिवल आता है छोटी तीज का। क्लियर हो गया। अब छोटी तीज कब आती है? शुक्ल यानी जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी तृतीया को मनाई जाती है। श्रावण एग्जाम में तिथि पूछते हैं, आपको तिथि याद करना बहुत जरूरी है, तो आपको तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करनी भी जरूरी है। समझ में आई? छोटी तीज आती है जो कि पहला फेस्टिवल आता है। अब देखो इस दिन क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो लहरिया और झूला झूलने का पसंद करती हैं। इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होना। ये जो तीज त्योहार होते हैं इस पे जो क्या करती हैं कि लहरिया के हरियाली वाले कपड़े पहनती हैं, हरियाली कपड़े पहनेंगे, और झूला झूलना, पतंग उड़ाना, ये सब मतलब कि कार्यक्रम उस टाइम पर होता है। समझ में आई? और जो तेज माता की सवारी, जो शाही सवारी है, वो जयपुर की फेमस है। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर हो गया। फिर आता है रक्षाबंधन। समझ में आई? स्टार्टिंग होती है छोटी तीज से, फिर आएगा रक्षाबंधन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो आपको उपनाम याद होना चाहिए। सत्य पूर्णिमा होती है, वचन पूर्णिमा होती है, और होती है नारियल पूर्णिमा। अब देखो सत्य पूर्णिमा क्या होती है, क्योंकि भाई अपनी बहन को एक प्रॉमिस करता है, एक वादे सत्य बोल मतलब एक वचन दे देता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो इसीलिए इसे बोलते हैं सत्य पूर्णिमा। वचन पूर्णिमा इसलिए बोलते हैं इसको कि देखो भाई अपनी बहन को वचन देता है। और नारियल पूर्णिमा क्यों कहते हैं कि बहन अपने भाई को भेंट के स्वरूप में नारियल देती है, जिसे बोलते हैं नारियल पूर्णिमा। क्लियर हो गया। अब इसी दिन क्या होता है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ये बात मैंने क्लियर दी। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो चारण जाति व महेश्वरी जाति के जो लोग होते हैं वो इस दिन अपना रक्षाबंधन नहीं बनाते हैं। एग्जाम में पूछा गई बात है कि कौन सी जाति है जो कि रक्षाबंधन के दिन अपना रक्षाबंधन का फेस्टिवल नहीं बनाती है, तो क्या हो जाएगा, चारण जाति और महेश्वरी जाति हो जाएगी। तभी तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, देखो क्वेश्चन से आप कभी नहीं पढ़ सकते। देखो नोट्स ही देखो इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना वो सिर्फ मैं आपको कर रही हूँ। फालतू के रामायण में आपको कुछ भी नहीं करवाऊंगी जो आपको फालतू लगे। कि देखो जो जो चीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो बताऊंगी। आपको क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक शेयर कीजिए। और आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको सर के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके आप वैसे नोट्स भी ले सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक शेयर कीजिए। कुछ डाउट होता है तो उसे जरूर पूछिए। थैंक यू। और आगे के जो महीने हैं उनको हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।